देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। 126 अभ्यर्थियों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा विभाग। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी सौगात। प्रदेश में खिलाड़ियों को आगामी खेलों की तैयारी कराएगी धामी सरकार। उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी, कई इलाकों में तेज आंधी का भी अलर्ट जारी। 28 फरवरी को भी बारिश के आसार। खटीमा में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। 337 लाख से ज्यादा की कार्य परियोजना का किया शिलान्यास। उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं की रोकथाम को लेकर वन विभाग ने पूरी की तैयारी। जंगलों में लगने वाली आग को लेकर प्रदेश सरकार को हर साल भुगतना पड़ता है बड़ा नुकसान। उत्तराखंड में आगामी त्योहार को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। त्योहारी सीजन में मिठाइयों में मिलावटी करने वालों पर रखा जा रहा खास ध्यान। दिनेशपुर में जिहादी युवक ने की भगवान भोलेनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठनों और कांवड़ियों में गुस्सा। बागेश्वर में स्थानीय लोगों की लापरवाही और मुकदर्शिता के कारण नदियों पर बढ़ता खतरा। नदियों के संरक्षण को लेकर जल्द किया जाएगा जन जागरण अभियान का आयोजन। बागेश्वर में इलाज के दौरान हुई 2 माह की गर्भवती महिला की मौत। डीएम ने डॉक्टर्स की जांच के लिए बनाई टीम। बागेश्वर पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी चारधाम यात्रा। जी हां, यात्रा को लेकर जल्द शुरू की जाएगी और 30 अप्रैल से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट, जैसा कि हर वर्ष खुलते हैं। और अब यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी और इस यात्रा के लिए पंजीकरण 11 मार्च से शुरू होगा। इस बार की जो यात्रा है वो बेहद खास होने वाली है। आपको जानकारी दे दें कि हर बार की तरह इस बार भी यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इससे चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा में मदद मिलेगी और इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल से खुलेंगे। यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 मार्च से शुरू होगा। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। वहीं अगर बद्रीनाथ की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यात्रा की शुरुआत होने वाली है। भक्तों के लिए ये खुशखबरी है। हालांकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यात्रा में जाने से पहले आपको अपना पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण को आधार से जोड़ना होगा। सरकार की ये पहल है ताकि आपकी यात्रा जो है वो सुखद हो, सुरक्षित हो और सरकार के रिकॉर्ड में हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कुछ तैयारी चल रही है इस वक्त उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर? अपडेट क्या है इसको लेकर? बिल्कुल दिव्या, देखिए इस वर्ष की चारधाम यात्रा जो है वो 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। सबसे पहले मां गंगा, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो श्रद्धालुओं के लिए 30 मई को पूजा अर्चना करने के बाद खोल दिए जाएंगे उनके दर्शन और पूजा अर्चना करने के। इसके बाद 2 मई की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट जो है वो ग्रीष्मकालीन दर्शन के लिए केदारनाथ में खोल दिए जाएंगे। इसके बाद 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट जो है वो पूजा अर्चना करके खोल दिए जाएंगे। यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए और यात्रियों के लिए सभी जो है वो चारधाम से पूर्ण तरीके से जो है वो चारधाम यात्रा कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन यात्रा, क्योंकि शीतकालीन यात्रा जो है वो अभी भी चल रही है। श्रद्धालु जो है बाबा के ग्रीष्मकालीन स्थान पे जो है वे
4 मई से जाके सभी जगहों पर जो है वो दर्शन कर सकते हैं, जिसकी शासन प्रशासन ने अब तैयारियां तेज कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अब जल्द ही चार धाम यात्रा को लेकर एक बैठक जो है वो आयोजित कर सकते हैं, तैयारियों की समीक्षा बैठक करने के लिए, क्योंकि अधिकारी जो है वो काफी दिनों से चार धाम यात्रा के रूट पर एक तरीके से व्यवस्थाओं करने में लगे हैं, जो पिछले साल एक तरीके से व्यवस्थाओं में कमी रह गई थी। खासकर अब अगर हम बाबा केदारनाथ की बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए सबसे लंबा जो पैदल ट्रैक पड़ता है वो 22 किलोमीटर का बाबा केदारनाथ के दर्शन करने में लगता है, जिसकी काफी अव्यवस्थाएं जो है वो पिछले वर्ष, जिनकी व्यवस्थाओं को जो है वो पूर्ण करने के लिए शासन प्रशासन ने तैयारियां अभी से तेज कर दी है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जैसे कि हम देख सकते हैं चारधाम यात्रा पर आने के लिए श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन भी जो है वो अनिवार्य है। इस समय जो है वो 11। जी ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चले अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी सौगात मिली है। जी हां, खिलाड़ियों को आगामी खेलों की तैयारी कराएगी सरकार और राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। तैयारी के लिए विदेशों से बुलाए जाएंगे कोच और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान रखा जाएगा। तैयारी को लेकर कार्य योजना की तैयारी कर रहा है विभाग। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह बड़ी सौगात, जहां पर खिलाड़ियों को आगामी खेल के लिए तैयार कराएगी सरकार। राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और तैयारी के लिए विदेश से कोच बुलाए जाएंगे, जो बच्चों को, जो खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे और उन्हें तमाम जो दिशा निर्देश है वो देंगे। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को लेकर भी खास ध्यान रखा जाएगा। सरकार की तरफ से तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएगी और तैयारी को लेकर कार्य योजना की तैयारी इस वक्त विभाग कर रहा है। यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। बेहतर मौका देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को ये सौगात दी है। अब विदेश से कोच आएंगे खिलाड़ियों को सिखाने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार युवाओं को खेल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि प्रदेश को 2025 तक नशा मुक्त बनाना है और युवाओं को नशा से दूर करने के लिए खेल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी हमने बीते दिन देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड में 38वां अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड का प्रदर्शन जो था वो बेहतर था और इसी को देखते हुए फैसला प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ली गई है। और अब आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड के मौसम की करेंगे। उत्तराखंड में मौसम को लेकर ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, अपडेट बड़ी आ रही है सामने, जहां पर उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में तेज आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। 28 फरवरी को भी बारिश के आसार हैं, यानी कि कल बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहले 26 फरवरी तक के लिए अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब 28 फरवरी को लेकर यह अलर्ट मौसम वैज्ञानिक की तरफ से जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यह अलर्ट कल के लिए जारी किया गया है, लेकिन असर अभी से ही देखने को मिल रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी बारिश हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जब पहाड़ों पे बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में भी उसका असर देखने को मिलता है। और आज यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बूंदाबूंदी बारिश यहाँ पर भी हो रही है। बहरहाल हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में इस वक्त बारिश भी हो रही है उत्तराखंड में। और 28 फरवरी को भी बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम वैज्ञानिक की तरफ से। मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि आप सुरक्षित रहें, जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करें। और उत्तराखंड की खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं।
7 लाख से लेकर के 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम गया। और गोरखपुर में 1 जनवरी से लेकर के कल तक प्रतिदिन 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख श्रद्धालु इस दौरान वहां जाता था। तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां रहा। चौथा सर्किट बना प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का। और 5वां सर्किट बना प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ करके श्रद्धालु जन मथुरा, वृंदावन और सुख तीर्थ की यात्रा के लिए भी गए हैं, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। और मैंने जो कहा ना, आस्था का यह इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार। तो प्रयागराज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां पर महाकुंभ में अच्छे कार्य करने वाले तमाम, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, उनको उन्होंने सम्मानित किया और जनता को संबोधित करते हुए सरकार की तमाम उपलब्धि गिनवाते नजर आए। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं उत्तराखंड की खबरों पे। चलिए अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, भाग लिया है, जहां पर सीएम ने लगभग 337 लाख से ज्यादा के कामों का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खटीमा मेरी कर्मभूमि रही है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य सरकार अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसके दौरान सीएम ने देवभूमि का स्वरूप हमेशा बरकरार रखने से लेकर अपनी सरकार में शहीदों को सम्मान दिलाने तक की कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी कई गौरवशाली गाथाओं का पुनः स्मरण कराने के लिए नई पीढ़ी उनके नामों को जाने, उनसे परिचित हो, उनके जीवन इतिहास को समझने का उनको मौका मिले, उसके लिए स्मारकों का, संग्रहालयों का निर्माण पूरे देश के अंदर कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से ये ऐसी प्रेरणा है कि वीर बलिदानियों की गौरव गाथाओं के बारे में हमारे आने वाली सभी पीढ़ियां परिचित होंगी। हमारे राज्य में भी सरकार ने ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान और मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। हम एक और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में सड़कों का, विद्यालयों का और संस्थानों का नामकरण कर रहे हैं और शहीद स्मारकों का निर्माण और संरक्षण की दिशा में भी हम व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने उत्तराखंड का 5वां धाम, सैनिक धाम, हम देहरादून के गुनियाल गांव में बना रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य के हमारे 1750 से भी ज्यादा जो भारत माता के वीर सपूत जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी लाकर एक भव्य स्मारक बनाया जा रहा है, भव्य सैनिक धाम बनाया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां उन सभी को अपने स्मरण में रख सके। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को
स्वास्थ्य सेवाएं और आवासीय योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जा रही है। यहां लोगों के बीच में से लगातार आवाज उठती थी कि उत्तराखंड के अंदर एक सशक्त भूमि सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भूमि का कानून होना चाहिए। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने, भाइयों बहनों, आप सब लोग जिसकी मांग कर रहे थे लंबे समय से, जिसकी प्रतीक्षा बहुत सालों से थी, आप सबकी मांग पर 4 दिन पूर्व हुए विधानसभा सत्र के दौरान हमने भू कानून को सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया है। अब हमारी जमीनों की यहां पर इस प्रकार की बंदरबाट नहीं होगी, इस प्रकार से खरीदारी नहीं होगी। ये कानून प्रदेश में अनियंत्रित रूप से जो भूमि खरीद बिक्री पर रोक लगाने के साथ साथ राज्य के मूल स्वरूप को भी सुरक्षित रखेगा। कुछ लोग इस बारे में भी, जब भी हम कोई कानून बनाते हैं तो अपने समय में तो कोई काम इन्होंने किया नहीं, अपने समय में इन्होंने काम किया होता तो आज इनको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं उसमें टांग फंसाने का काम जरूर ये लोग करते हैं। अब भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पहाड़ का बेटा होने के नाते मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कानून हमारी देवभूमि की संस्कृति, सम्मान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। साथ ही बाहरी व्यक्तियों द्वारा पहाड़ों में भूमि खरीद पर प्रभावी रोक भी लगाएगा। हमारे यहाँ की जमीनों की जो अनियंत्रित रूप से बंदरबाट हो रही थी उसको पूरी तरह से नियंत्रण में लाने का काम करेगा। इसलिए देवभूमि की आस्था, श्रद्धा पूरे देश और दुनियावासियों के मन में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व है, यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, उस पर कोई किसी प्रकार का जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। भाइयों बहनों, इसके मूल अस्तित्व को बचाने के लिए हमने पूरे देवभूमि के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण थे, कहीं पर नीली चादर चढ़ाकर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर 5000 एकड़ से भी ज्यादा ऐसी जमीन थी, उन सभी जमीनों को हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, सारी सरकारी जमीनों को मुक्त करवाने का काम किया है कि देवभूमि में इस प्रकार का अतिक्रमण, अवैध कब्जे किसी कीमत पर बर्दाश्त। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं की रोकथाम को लेकर वन विभाग ने अपनी तैयारी अभी से ही पूरी कर ली है। जी हां, तैयारियों को लेकर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने इसकी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रदेश में 15 जनवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से नंबर से हर एक पहलू से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभाग की ओर से अब तक 4800 जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके अलावा जंगलों में लगने वाली आग की रोकथाम को लेकर 1438 क्रू स्टेशन भी बनाए गए हैं। साथ ही विभाग में स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही विभाग की ओर से इसको लेकर नए ऐप भी लॉन्च किए गए हैं। आपको जानकारी दे दें, जिसमें 6500 कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है और जिसमें रिस्पॉन्स टाइम को कम करने में मदद जनता को मिलेगी। विभाग की पूरी तैयारी है और हम लोगों ने जो भी तैयारियां होती हैं हमारी अवेयरनेस ड्राइव्स बहुत करी हैं इस साल हम लोगों ने नवंबर से ही, और इसके बाद अभी फायर सीज़न शुरू हो गया है तो हमारे जो फायर वॉचर्स हैं उनको हम इंगेज कर रहे हैं और हमारे क्रूज स्टेशन सब मुस्तैद हैं। 1438 क्रूज स्टेशन हैं हमारे पास, और इस साल हमारे पास जो हमारे रेगुलर स्टाफ हैं वो भी, उसकी वैकेंसी लगभग पूरी भर गई हैं। तो इसलिए हमारे पास वर्कफोर्स पूरी है, जिससे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही हम लोगों ने इस बार नया ऐप शुरू किया है फॉरेस्ट फायर पे। अभी तक हमारा सारा काम मैनुअल चलता था, इसका रिपोर्टिंग का भी, कंट्रोल का भी। अब ये सारी चीज़ें ऐप के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे 6500 कर्मी ऑलरेडी इस ऐप में रजिस्टर हो गए हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले करीब 1 महीने से, जिससे हमें आग की सूचना भी जल्दी मिल रही है और इस तक पहुंचने में हमें रिस्पांस टाइम कम हो रहा है, जिसके कारण आग की जो भी विभीषिका है वो कहीं कम हो रही है पिछले सालों के मुकाबले। तो इस तरह से हम हर तरह से तैयार हैं।
उत्तराखंड में आगामी त्योहार को लेकर प्रदेश प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जी हां, त्योहारी सीजन को देखते हुए मिठाइयों में जो मिलावटी और मिठाइयों में जो तमाम तरह के धांधली होते हैं उसको लेकर सरकार ने पहले से ही सतर्कता शुरू कर दी है। मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य संरक्षण और औषधि नियंत्रण प्रशासन ने आयुक्त और डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य संरक्षण और औषधि नियंत्रण प्रशासन होली त्योहार के दौरान मिलावटी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने मिलावटखोरों से निपटने के लिए छापेमारी दस्तों और संचलन वाहन टीमों का भी गठन कर लिया है। बिल्कुल, फूड जहाँ भी बन रहा हो वहाँ ये ऑथराइज है हमारे फूड इंस्पेक्टर, वो जा करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई उनसे शिकायत करे इस तरह की कोई भी अगर घटना होती है जरूर चेक कर सकते हैं और उसका सैंपल जरूर ले सकते हैं। तो मतलब जो वेंडर्स खाने में काम करते हैं तो उनको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है सतर्क रहने की। और स्पेशल हमने अभी जो जैसा कि आप देख रहे होंगे विगत एक साल में हमने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई इन सब के ऊपर की हैं और काफ़ी सुधार भी इसमें हुआ। और हमने सभी को इनको अलर्ट मोड पर रखा हुआ, अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं कि आप तुरंत जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं या अन्य सभी सर्विलांस के थ्रू ये चेक करते रहें। अभी हमने अपने दोनों मंडल के जो डीसीज हैं और मुख्यालय डीसीज को आदेशित किया हुआ है कि वो अपनी टीम एक बना दी हमने कि वो टीम के साथ रेगुलर यहाँ पर मॉनिटरिंग करें। हमारे सचल जो वाहन है वो भी इसमें भी हमने नोडल जो है हमारे जी हैं उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको भी इसमें एक्टिवेट कर दिया है कि वो भी अपनी जगह जगह जा करके सैंपल लें, जिससे कि आम जनमानस को सही खाना मिल सके, उपलब्ध हो सके। और ये पनीर और जो अन्य मावा ये है ये सब इनको रोकने के लिए हमने स्पेशली आसरोड चेक पोस्ट में भी अपने जो डीओज हैं उनको कहा कि वहाँ पर भी निगरानी करें या हरिद्वार में जा करके करें और उधर उधमसिंह में विशेष यहाँ से ही ये अंदर हमारी स्टेट में। और अब देहरादून की बात करेंगे उधम सिंह नगर के दिनेशपुर की। जी हां, उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में एक जिहादी युवक के भगवान भोलेनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक के भगवान शिव और माता पार्वती के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से शिव भक्तों और कांवड़ियों में भारी आक्रोश यानी कि गुस्सा देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। गुस्साए शिव भक्तों और कांवड़ियों सहित हिंदू समाज के लोगों ने युवक को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि जब तक वो युवक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। बातें कहेंगे तो उत्तेजित क्या, वो तो हमारा हिंदू धर्म पर अटैक करेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी उनको, किसी हालात में नहीं छोड़ेंगे। जब तक गिरफ्तार नहीं होता हम लोग यहीं डटे रहेंगे। ये बहुत गंदी बात है। कहीं गदरपुर में हमारा आदमी कह देता तो गदरपुर में लोग छोड़ते, अब दिनेशपुर में आके कह के इतनी बकवास करके जाएगा, हम बख्शेंगे नहीं। जब तक गिरफ्तार नहीं होता हम यहाँ डटे रहेंगे। क्या है उसके यहाँ दुकान में काम करने वाला लड़का है, उसका कहना है कि यहाँ पे जो दुकान है एल्यूमिनियम की, उसको वो लड़का है डॉक्टर का रहने वाला नहीं था। इस बात को लेकर कोई नहीं करते थे, तो इस बात को आक्रोश को लेकर इसमें क्या है उसके मामला सुबह का है। आज सुबह का ही मामला है। ये मुस्तकी पुत्र अकबर जिसने जो है हमारे भोलेनाथ और पार्वती जी के लिए, शिव कांवरियों के लिए बहुत ही गंदी गंदी गाली गलौज किया है, जिससे ये काम हुआ है। मैं बताना चाह रहा हूँ दिनेशपुर में बहुत सारे मोमडन जो है बाहर से, मुसलमान लोग बाहर से यहाँ पे अपने रोजी रोटी, अपना घर परिवार चलाने के लिए यहाँ पे व्यापार करते हैं और हमारे यहाँ के हिंदू लोग वो दुकान उनको दे भी देते हैं, परंतु हमारी कमाई खा के वो इस तरीके के हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उल्टी बात करेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जो है बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 126 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई कैबिनेट मंत्री और नेता मौजूद नजर आए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक न पहुंचे। गांव के विकास में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस पद पर नियुक्त होकर आप लोग न केवल ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बहुत सी नई योजनाओं की रूपरेखा तय करेंगे, बल्कि उनका क्रियान्वयन भी पारदर्शी तरीके से हो सके, यह भी आप सब सुनिश्चित करेंगे।
मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और कुछ हमारे अभिभावकगण भी आए हैं। उनके चेहरे पर भी आज आपकी सफलता की प्रसन्नता साफ यहाँ से दिखाई दे रही है। उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी परिवार का कोई बेटा या बेटी जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो स्वयं अकेले तैयारी नहीं करते हैं। उनका परिवार भी, उनके अभिभावकगण भी साथ साथ ही तैयारी कर रहे होते हैं। वो भी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं भी आप जैसे एक सामान्य परिवार से आता हूं और मैंने ये सब जीवन में देखा है, इसलिए अच्छी तरह से इस बात को समझता हूं किस प्रकार अभिभावक अपने बच्चों को सफल बनाने में, बेटा बेटी को सफल बनाने में किस प्रकार से अपना सर्वस्व लगाते हैं, अपना सब कुछ समर्पण करते हैं, समय भी लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, और उनके पास जितने संसाधन होते हैं, जो पूंजी होती है, वो पूंजी से लेकर सभी व्यवस्थाएं अपने बच्चों के लिए करते हैं। भाइयों बहनों, पहले भी परीक्षाएं होती थी। हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां दिन रात मेहनत करके भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते थे, लेकिन उनका किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो पाता था। परीक्षा का परिणाम आता था तो सिलेक्शन उनका हो जाता था जो नकल माफियाओं के साथ साठ-गांठ करते थे। नकल माफिया जिनसे पेपर लीक करवाने के एवज में बड़ी रकम वसूलते थे। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।